हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रभाववाद के बारे में। लास्ट वीडियो में हम प्रभाववाद के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जब एक तरफ प्रभाववाद का प्रसार हो रहा था तो दूसरी तरफ उससे असंतुष्ट होकर कुछ कलाकार थे जो कि जैसे कि सोरा, सेजॉन, वान गो, गोगवा, जो कि उसकी कला से असंतुष्ट थे, प्रभाववाद की कला से। तो उन्होंने फिर नई शैलियों की खोज में वो लग गए थे और इसी के फलस्वरूप फिर वो आगे चलकर उत्तर प्रभाववाद के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। ठीक है। उत्तर प्रभाववाद में क्या था कि जो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं वो प्रभाववाद से किस कारण से असंतुष्ट थे, उन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं थी। तो वो था कि जो प्रभाववादी थे उनमें जो वास्तविक सृष्टि के बाहरी सौंदर्य होता है उसके चित्रण के अतिरिक्त उसमें जो मौलिक सृजन होता है उसका आनंद नहीं था। वो केवल उसमें अपनी जो चित्र प्रभाववादी जो चित्रण करते थे उसमें वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे। यानी कि वो जो प्रभाववादी जो चित्र बनाते थे उसमें उनके जो मन के भाव होते थे वो पूरी तरह से खुलकर वो प्रदर्शित उसमें नहीं करते थे। प्रभाववादी जो चित्र थे उनमें प्रकाश की जगमगाहट और वातावरण की जो चंचलता थी, उसमें जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट वो बनाते थे वो बहुत ही अस्पष्ट और थोड़ी निर्जीव सी दिखती थी, जो कि कुछ कलाकारों को पसंद नहीं थी। इसी वजह से फिर उन्होंने उससे कुछ अलग होकर अपना ये वो आगे चलकर इसमें उत्तर प्रभाववाद में कहलाए थे। तो प्रभाववाद के प्रारंभ उत्तर काल में कुछ कलाकारों ने अपने विचारों के अनुसार कला को नए मोड़ दिए, जिस कारण वे उत्तर प्रभाववादी कहलाए थे। तो इनके अगर प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो प्रमुख कलाकार थे पॉल सेजोन, वान गो, पॉल गोगवा। ठीक है। इनमें से जो वान गो थे, वान गो की कला जो है वो अभिव्यंजनावाद को, और जो गोगवा है उनकी कला से फाववाद को प्रेरणा मिली है। आई होप कि आपको ये जो राइटिंग वगैरह है समझ में आ रही होगी, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई समझ में ना आए, कोई वर्ड, कोई लाइन, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जो इन दोनों में अंतर था प्रभाववाद में और उत्तर प्रभाववाद में। सबसे पहला तो कि जो प्रभाववादी थे उनके जो चित्र बनते थे वो उसमें वस्तुएं बहुत स्पष्ट और निर्जीव सी दिखती थी। ठीक है। तो जो प्रभाववाद है उसकी प्रेरणा स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रेरणा स्रोत उससे दृश्य जगत का इंद्रिय अनुभव था। और उसके बाद जो उत्तर प्रभाववाद है तो उत्तर प्रभाववाद के प्रेरणा स्रोत आंतरिक भावना व तर्कशुद्ध विश्लेषण था। इसके बाद देखिए, जो इनके महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉल सेजोन के बारे में। तो पॉल सेजोन का जो जन्म है वो 1829 में 39 में हुआ था। एक्सा प्रोवांस में हुआ था। इनके पिता जो है वो बैंकर थे और इनका एक टोपो का कारखाना था। तो 1861 में ये पेरिस गए थे कला अध्ययन के लिए। पॉल सेजोन के जो पिता थे वो इन्हें कानून की पढ़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन इनकी कानून की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। इस वजह से फिर इन्होंने इनके पिता ने इनको परमिशन दे दी थी कि आप जो है कला में मतलब कला का अध्ययन कर सकते हैं, आर्ट में। तो इसके बाद इनकी एक मित्र थी एमिल जोला, उसके साथ ये फिर पेरिस गए और वहाँ पर इन्होंने अकादमी स्विस में वहाँ पर इन्होंने अकादमी स्विस में एडमिशन लिया। वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और वहीं पर पेरिस में अकादमी स्विस में इनके जो परिचय है वो मोनो पिसारो से हुआ था, जिनमें से जो पिसारो थे उन्होंने इनको गाइडेंस दिया था, मार्गदर्शन किया था। इन्होंने अपनी कला में आकार सौंदर्य पर बल दिया और रोजर फ्राई ने उनकी कला को लचीला रोजर फ्राई जो थे उन्होंने सेजोन की जो कला थी उनको लचीला आकार नाम दिया था। सेजोन की जो कला थी उसमें पाए जाने वाले जो रूपांतरित आकार थे उसी के कारण फिर रोजर फ्रायनी ने लचीला आकार नाम दिया था। जो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे तो उनकी अपेक्षा सेजोन का जो है वो 20वीं सदी की कला पर अधिक प्रभाव पड़ा था। इसीलिए कुछ समीक्षक जो हैं वो उन्हें आधुनिक कला के जन्मदाता के रूप में भी मानते हैं। और इन्होंने जो है वो आकार सौंदर्य पर अधिक बल दिया था। कुछ इन्हें पिस्तौल चित्रकार भी कहते हैं।
अच्छा, इन्हें पिस्तौल चित्रकार क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब 1874 में जब प्रभाववादियों की पहली प्रदर्शनी लगी थी, तो उनमें इनका सेजोन का एक चित्र दिखाया गया था। तब इनका जो एक चित्र है वो उस समय एक समीक्षक ने इन्हें पिस्तौल चित्रकार कहकर उस चित्र की जो है वो निंदा की थी। उसके बाद है सेजोन के अनुसार कला की परिभाषा, तो उन्होंने कला प्रकृति सादृश्य सुसंगति है, तो इनके अनुसार यह कला की परिभाषा है। सेजोन ने रंगों का मोटी परतों में प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद लगभग 1880 के करीब उन्होंने जो है हल्की परतों में जो रंगांकन है वो स्टार्ट कर दिया था। सोरा और सेजोन की जो कला है वो आकारनिष्ठ थी, और वान गो और गोगवा की जो कला है वो आत्मनिष्ठ। पुंस को जो सेजोन है वो पुंस को अपना आदर्श चित्रकार मानते थे। उनका एक बहुत फेमस कथन है कि मुझे पुंस का अनुसरण करके प्रकृति को चित्र में पुनर्निर्मित करना है, किंतु प्रकृति के सानिध्य में। देखिए, इन्होंने इतने चित्र बनाए थे, और जो सेजोन है वो लगातार अपने चित्रों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भेजते थे, लेकिन उनके जो चित्र हैं हमेशा अस्वीकृत हो जाते थे। किसी भी प्रदर्शनी में उनके चित्र स्वीकार नहीं किए जाते थे। और जो प्रभाववादियों की प्रदर्शनी थी तो उसमें इनके चित्रों की निंदा भी की गई थी। जब इन्हें पिस्तौल चित्रकार कहा गया था तो उसके बाद ये फिर एक्सा-प्रोवांस चले गए थे, और फिर लास्ट टाइम तक ये वहीं रहे। बीच में कभी कभी ये थोड़े बहुत समय के लिए पेरिस आते थे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 1872 में पिसारो के साथ इन्होंने प्रकृति चित्रण किया था। 1874 में प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में उनका चित्र दिखाया गया। उसके बाद 1878 के बाद प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में इन्होंने भाग नहीं लिया था। प्रकृति चित्रण स्पष्ट रूप से इनका जब ये प्रकृति चित्रण करते थे तो उनको वो जो आकृतियाँ थी वो ज्यामितीय आधारित थी। उसके बाद 1895 में बोलार ने पिसारो की सलाह से सेजोन के चित्रों की प्रदर्शनी लगवाई थी। उसके बाद तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1895 में बोलार ने, तो जब प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी लगी थी तो उसके बाद सेजोन के जो चित्र हैं वो पैर तांगवी की चित्रों की एक छोटी सी दुकान में देखने को मिलते थे, क्योंकि इन्होंने जो अपने जो चित्र हैं वो किसी भी प्रदर्शनी में भेजने ये स्वीकार नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने भेजना बंद कर दिया था। तो उसके बाद एक छोटी सी दुकान में इनके चित्र देखने को मिलते थे, जहाँ पर कि जो इनके चित्र हैं वो एक व्यापारी थे, अम्बराज बोलार। तो उन्होंने इनके चित्रों को पहली बार 1892 में देखा था और उन्हें ये बहुत पसंद आए थे। उसके बाद इन्होंने 1895 में बोलार ने पिसारो की सलाह पर सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी लगवाई थी। हालांकि ये जो प्रदर्शनी लगी थी इसकी भी बहुत आलोचना हुई थी और सेजान की कला को आलोचना हुई थी, लेकिन कुछ जो संग्रह मतलब इनके मित्र थे जिन्होंने कि इनकी चित्रों की प्रशंसा भी की थी, इनकी कला की काफ़ी प्रशंसा की थी। उसके बाद इनका एक और कथन है कि मैं नई कला का आदिम कलाकार हूँ। इनकी जो मृत्यु है 1906 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1907 में इनकी जो सभी कृतियाँ थी उनकी प्रदर्शनी लगी। उसके बाद बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। तो सबसे पहला इनका चित्र है गार्दान का दृश्य, और एक है स्नानमग्न युवतियाँ। स्नानमग्न युवतियाँ ये बहुत फेमस है इनका चित्र। और एक इनका चित्र है फांसी दिए व्यक्ति का मकान। ये स्नानमग्न और फांसी दिए व्यक्ति का मकान ये दोनों ही चित्र इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। फांसी दिए व्यक्ति का मकान जो उन्होंने जो वो ओवेर में बनाया था, और ये प्रभाववादी काल की उत्कृष्ट करती है। इन्होंने कई साल तक प्रभाववादी जो कला है उसमें काम किया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो कला है वो चेंज कर ली थी। मतलब प्रभाववादियों से थोड़ा असंतुष्ट थे तो इन्होंने अपनी कला में कुछ नए प्रयोग कर लिए थे और फिर वो आगे चलकर उत्तर प्रभाववाद कहलाए थे। उसके बाद है पिता के व्यक्ति चित्र, ताश खेलने वाले, लाल जैकेट पहने लड़का, चाचा डोमिनिक, मूर्ति के साथ वस्तु चित्र, और ओशिया ओनपेरे का व्यक्ति चित्र। तो ये इनके कुछ फेमस चित्र थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विंसेंट वैन गो के बारे में। कई बार इनका जैसे इनको मोस्टली सब जगह वैन गो ही इनका नाम दिखता है, और कई बार इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो विंसेंट वैन गो। तो इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1853 में हुआ था हॉलैंड में। तो हॉलैंड का एक गांव था गुटजूडर्ट, वहाँ पर इनका
जन्म हुआ था। इनके पिता जो है एक पादरी थे और इनके भाई थे थियो। इनकी अपने भाई के साथ रिलेशन सबसे अच्छे थे, ये अपने भाई को बहुत मानते थे। ठीक है, जब मृत्यु भी इनकी हुई थी तो इनके जो मृत्यु भी इनकी लगभग थोड़े महीनों के अंतर पे हुई थी, और इनके जो दफनाया गया था वो भी इनको पास पास इनको दफनाया गया था। इनका अब कथन था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। वान गो की जो कला है उनके आरंभिक काल को डच काल कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो समय अगर है तो समय इसका 180 से 1880 से 86, इस पीरियड जो था ये इसको डच काल माना गया है। वान गो के अनुसार यदि आप विकास चाहते हैं तो आपको ज़मीन की गहराई में पहुंचना होगा, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, आप अपने मतलब उस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो पहले आपको उसकी बिल्कुल जड़ों तक पहुंचना होगा, उसको गहराई से आपको उसका अध्ययन करना होगा। सोरा का एक चित्र था, ग्रांड द्वीप का उन्होंने अध्ययन किया था, और सोरा की अंकन पद्धति से ये बहुत प्रभावित थे। इन्होंने और इन्होंने लिखा है कि मेरे सूर्यमुखी के फूलों को चित्रों, अच्छा, इनका कहना था कि मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर गिरजाघरों के कांच चित्रों का प्रभाव है, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद देखिए, अच्छा इन्होंने क्या हुआ था, देखिए इन्होंने जब ये आल के जनपाल ग्रह जो आल में जो जलपान ग्रह था उसके ऊपर की मंजिल पर इन्होंने एक कमरा ले लिया था, और उस कमरे में एक पलंग और 2 कुर्सियां थी। तो उवानगो ने दोनों कुर्सियों के 2 चित्र बनाकर उनमें से एक को शीर्षक दिया था गोगवा की कुर्सी। ठीक है, इसमें उन्होंने जो गोगवा थे उनके प्रति आदर भाव का जो अपने जो उनके दिल में आदर भाव था वो उन्होंने प्रकट किया था। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना है कि जब ये फ्रांस है तो फ्रांस के दक्षिण भाग में आ गए थे, और वहाँ पर इन्होंने मतलब इतनी तन्मयता से पूरा लगन के साथ इन्होंने जो चित्रकारी है उसमें ये लग गए, ये दिन रात धूप में बैठे हुए चित्र बनाते रहते थे, जिसके कारण कि उसका परिणाम ये हुआ, ये इतनी बुरी तरह से उसमें लग गए थे जिसकी वजह से फिर ये लास्ट में पागल हो गए थे। तो इसी वजह से फिर जो चित्रकार क्ले थे उन्होंने इनकी वृत्ति को फिर वान गो की शोकावृत्ति नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि वान गो अपना एक कान काटकर कागज में लपेटकर वेश्यागृह के दरवाजे पर छोड़ आए थे। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब गोगवा और वान गो थे उनके बीच किसी बात को लेकर तनाव हो गया था, और तनाव इतना था कि गोगवा के ऊपर इन्होंने एक बार कांच का प्याला फेंका, दूसरी बार उनके पीछे कुछ जैसे उस्तरा लेकर भागे। तो अंत में ऐसे ही किसी बात के ऊपर इन्होंने अपना कान काटा और उसे कागज में लपेटकर वेश्यागृह के दरवाजे पर छोड़ आए थे। और वान गो को कुछ टाइम के लिए मतलब चिकित्सालय था वहाँ पर भी इन्हें भर्ती होना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, ये पूछा जाता है कि कौन जो है वो अपना कान काट कर वेश्यागृह के दरवाजे पर छोड़ आए थे। उसके बाद इन्हें पागल खाने में भर्ती होना पड़ा था। वान गो ने 700 से अधिक रंगीन चित्र और 1000 से भी अधिक रेखा चित्र बनाए थे, लेकिन केवल एक दृश्य चित्र, एक व्यक्ति चित्र और 100 के करीब जो रेखा चित्र थे वो ही ये इनके बिक पाए थे। वान गो की कला शैली की अगर हम बात करें तो वान गो की कला शैली के 3 चरणों में इन्हें बांटा गया है। तो इनकी पहली जो शैली है, पहला जो चरण है इनकी कला का वो 1880 से 85 जैसे कि रोमांस का यथार्थवाद का नाम दिया गया। उसके बाद 1886 से 88 इसे प्रभाववाद का नाम दिया गया, और उसके बाद 1888 से 90 इसे फिर अभिव्यंजनावाद कहा गया। तो वान गो की कला शैली को 3 भागों में ये डिवाइड किया गया है। वान गो ने जो खान मजदूर थे, अनाथालय, गरीब बस्तियों, रास्तों के दृश्यों का चित्रण, सूरजमुखी के फूलों का चित्रण, ये इन्होंने मतलब मोस्टली किया था। इनमें से सबसे मुख्य है सूरजमुखी के फूलों का चित्रण। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूरजमुखी के फूलों का चित्रण सर्वाधिक किस कलाकार ने किया था। क्रेयॉन से ये रेखांकन करते थे, कोयले से डच चित्रकारों के समान भूरे, काले और गहरे रंगों का ये अपनी चित्रकला में प्रयोग करते थे। वान गो और उनके भाई जो था उनका, ये छोटे भाई थे उनके, थियो, तो उनके शव जो है वो पास पास दफनाए गए थे, और दफन भूमि के चारों तरफ सूरजमुखी के फूल लगाए गए थे, क्योंकि उन्हें सूरजमुखी के फूल इतने पसंद थे,
इसलिए फिर उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जो दफन भूमि थी उसके चारों तरफ सूरजमुखी के फूल लगाए गए थे। 1890 में प्रतीकवाद के पुरस्कारकर्ता ओरियो ने वान गो की प्रशंसा में लेख प्रकाशित किया था। ये ध्यान रखिएगा, ओरियो जो थे उन्होंने ये वान गो की जो प्रशंसा है उसमें ये लेख प्रकाशित किया था। इनकी मृत्यु 1890 में हो गई थी। इनके अगर हम प्रमुख चित्रों की बात करें तो इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि आलू बख्शी। सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो चित्र है वो है आलू बख्शी। एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है दुख, पीला वस्तुचित्र, गोगवा की कुर्सी, मदिरा ग्रह के अंतर्दृश्य। ये इन्होंने लाल और हरे रंगों से ये बनाया था। उसके बाद है शयन कक्ष। शयन कक्ष में इन्होंने गुलाबी व हल्के रंगों का प्रयोग किया था। उसके बाद है ओजोन वॉश। उसके बाद है सरो वृक्ष का मार्ग। इसमें उन्होंने गतिमान लयबद्ध रेखाओं का प्रयोग किया था। एक चित्र है इनका नट, आर्मारूल और घाटी, तारों भरी रात और आर्ल के जलपान ग्रह का निशा दृश्य। तो ये इनके कुछ प्रमुख जो फेमस चित्र हैं वो हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस चित्र है वो है आलू बख्शी। उसके बाद बात करते हैं पाल गोगवा के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1848 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1903 में हुई थी, 8 मई 1903। इनके पिता जो है वो एक फ्रेंच पत्रकार थे और इनकी माता जो है वो पेरू देश की वंश की थी, पेरू देश की। और कामियो पिसारो ने गोगवा का मार्गदर्शन किया था। 1876 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में गोगवा का एक चित्र स्वीकार हुआ था और 1886, 1881, 1882 की प्रदर्शनियों में भी इनके चित्र दिखाए गए थे। 1886 की प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में 19 चित्रों को जो इनके 19 चित्र थे उन्हें प्रदर्शित किया गया था। इनका कथन था कि रेखा में रंगों का सामर्थ्य है और कला का जो मूल कार्य है मूल तत्वों का पृथक्करण करना है। ये इनके कुछ दो फेमस कथन है कि रेखा में रंगों का सामर्थ्य है और कला का मूल कार्य मूल तत्वों को अलग करना है। फ्रेंच नव कैथोलिकवाद को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी गोगवा को ही देते हैं। गोगवा ने जो है तहीती के चित्र बनाए थे। तो ये वाला आप इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि पूछा जाता है कि तहीती के जो चित्र हैं वो किसने बनाए थे, तो वो गोगवा ने सबसे अधिक बनाए थे। गोगवा ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। देखिए हुआ क्या था कि ये शुरू से ही बहुत ही खर्चीले स्वभाव के थे, ठीक है। तो इनका कभी कभार कोई चित्र बिक जाता था और उसी से फिर इनका जो खर्चा है वो चलता था। लेकिन धन का अभाव जो है इनके पास हमेशा से रहा है। ये कई छोटी मोटी नौकरियां, कभी कुछ करते थे, कभी किसी चीज़ में नौकरी करते थे, कभी कोई नौकरी करते थे। तो इस तरह से इन्हें जितने पैसे मिलते ये अपना उन्हें खर्च कर देते थे। फिर उसके बाद ये कई बीमारियां भी थी इनके। फ्रांस के जो इनके मित्र थे उन्होंने भी उनसे भी इन्होंने कहा कि इनके चित्र खरीदें और थोड़ी सी आर्थिक सहायता करें, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। तो उसके बाद ये काफ़ी निराश हो गए थे और एक झोपड़ी में ये रहने लग गए थे। फिर एक दिन ये इतने निराश हो गए कि झोपड़ी को छोड़कर वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए थे और वहाँ पर इन्होंने कुछ खा लिया था, अधिक मात्रा में इन्होंने आर्सेनिक खा लिया था। उसके बाद आत्महत्या का इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन फिर वो भी ये असफल रहे उसमें। तो गोगवा की जो कला है उसमें नुवो कला के तत्वों का भी जो तत्व हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। नुवो जो आर्ट है, नुवो आर्ट के जो तत्व हैं वो भी गोगवा की कला में दृष्टिगोचर होते हैं, देखने को मिलते हैं। नुवो कला की अगर हम बात करें तो नुवो कला का जो जन्म है वो बेल्जियम में हुआ था, यानी ये बेल्जियम में प्रारंभ हुई थी। और नुवो कला को जर्मनी में युगेटिसल कहते हैं। गोगवा ने नुवो कला का सीमित व आवश्यकता अनुसार अध्ययन प्रयोग किया था। 1888 में चित्रकार जो सेरुसिए थे उनने ब्रिटनी में गोगवा के सिद्धांतों का अध्ययन किया और उन्हीं पर ताबीज नामक चित्र इन्होंने बनाया था। नुवो कला का अगर हम बात करें तो नुवो कला का जो जन्म है वो बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम में इसका प्रारंभ हुआ था और नुवो आर्ट को ही जर्मनी में युगेटिशियल कहते हैं।
गोगवा ने जो नुवो आर्ट है उसका सीमित और आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया था। 1888 में चित्रकार थे सेरुसिए। उन्होंने ब्रितनी में गोगवा के सिद्धांतों का अध्ययन किया और उन्हीं पर ताबीज नामक उन्होंने एक चित्र बनाया था। ये बनाया था सेरुसिए ने, ठीक है। और किसके ऊपर बनाया था, ये किस पर आधारित मतलब किसके ऊपर बेस्ड था, ये इनसे गोगवा से ये इनके ऊपर इन्होंने ये चित्र बनाया था और उसे ताबीज नाम दिया था। 1889 में गोगवा, एमिल बर्नार, सुफानेव, मोकरी ने मिलकर काफे वेल्पे में संश्लेषणवादी प्रतीकवादी चित्रकार मंडल नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसका नाम ध्यान रखिएगा, संश्लेषणवादी प्रतीकवादी चित्रकार मंडल। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि जैकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, आलिव के बगीचों में ईशा, पीला ईशा, ये इनका फेमस चित्र है। और एक इनका चित्र है, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हम मैरी का स्वागत करते हैं, रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी। तो ये थी उत्तर प्रभाववाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही हेल्पफुल भी होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।